दरअसल आपको जो चीज़ पसंद आई रेटिंग एजेंसियों को वो पसंद नहीं आई। आपको इनकम टैक्स में छूट मिली, आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि सरकार ने बजट में इनकम टैक्स पर जो छूट दी है वह आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने ये बात कही है और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज़ के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च से आर्थिक ग्रोथ को लंबी अवधि में फायदा होता है और आयकर छूट का असर छोटी अवधि तक ही रहता है। तो सर, अभी उम्मीद ना लगाएं कि रेटिंग एजेंसियां किसी भी तरीके का अपग्रेड करेंगी भारत की सॉवरेन रेटिंग में। हाँ शुभम, भारत की जो रेटिंग साख है ना, वो लगभग ऐसी हो गई जैसे कि कोई बहुत पुरानी कसी हुई गुत्थी और उसके ऊपर एडहेसिव डाल दिया जाए, वो स्थिति हो गई। भारत की रेटिंग रिवाइज होने के लिए, भारत की जो सॉवरेन रेटिंग रिवाइज होने का समय भी बीत गया। जब भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास थी, तब भी भारत की रेटिंग रिवाइज नहीं हुई। तो अब किसी भी स्थिति में 4 साल की न्यूनतम विकास दर पर तो भारत की साख में रिवीजन होने की कोई संभावना नहीं बनती दिखाई देती। और भारत की सॉवरेन साख जंक से एक नॉच या एक लेवल ऊपर है। केवल मूडीज ने ही नहीं कहा, फिच ने भी कह दिया। और बजट आने के 24 घंटे के भीतर दोनों रेटिंग एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया कि इस बजट से भारत की साख में कोई बदलाव नहीं होगा और इसकी वजह हमें भीतर जाकर समझनी होगी। रेटिंग एजेंसियों की चिंता सबसे बड़ी यह है कि भारत में डेट टू जीडीपी रेशियो यानी जीडीपी के अनुपात में सरकार का कर्ज लगभग 80% के आसपास है। और ये 80% का जो सरकारी कर्ज है, ये कर्ज रेटिंग एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता है और लंबे समय से चला आ रहा है। हम कोविड के पहले से समस्या देख रहे हैं और भारत की रेटिंग को रिवाइज हुए बहुत लंबा समय बीत गया है, क्योंकि भारत सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिशों के बाद भी कर्ज का स्तर घटाने में असफल रही है। आईएमएफ भी इस पर रिपोर्ट दे चुका है। तो ये पहला फैक्टर था जिस पर इस बार बजट से कोई ठोस संकेत नहीं मिले और ये इस वजह से मूडीज और फिच ने भारत की रेटिंग में किसी सुधार करने से इनकार कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कंपनियां ये मान रही हैं, निवेशक ये मान रहे हैं, मूडीज और फिच जैसी एजेंसियां मान रही हैं कि इनकम टैक्स में जो रियायतें दी गई हैं उनका बहुत बड़ा असर भारतीय बाजार में डिमांड पर या डिमांड के रिवाइवल पर नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के जो प्रोजेक्शंस हैं या जो हैं वो और गहरे हो सकते हैं। बजट के आंकड़ों को अगर आप भीतर से खोलकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि बजट के जो प्रोजेक्शंस किए गए हैं वो करीब 9 से 10%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास किए गए हैं। 6 से 6.3, 6.4% की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। इस स्तर पर सरकार के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस पर थोड़ा सवाल हैं और उसे दुनिया भर की एजेंसियां एक चुटकी नमक के साथ ले रही हैं। तो इसलिए इस बजट की रोशनी में आने वाले समय में भारत की साख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होने के संकेत नहीं है। जिस स्तर पर बनी है उस स्तर पर बनी रहेगी, ऐसी प्रतिक्रिया हमें मूडीज और फिच से मिली है। सर, आज एक आंकड़ा आया पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का, मूडीज़ की बात कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं, इसी के सारे 6 महीने की ऊंचाई पर यह आंकड़ा है। क्या वजह है सर इसकी? कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से आया। ये डिमांड कौन सी है, कहाँ से आई? तो एक तो ये आंकड़ा क्यों ये 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा और इसके पीछे ये कितनी टिकाऊ है बढ़ोतरी या ये स्तर कितना टिकाऊ है, इस पर आपकी टिप्पणी। पीएमआई हाल फिलहाल में आने वाले आंकड़ों में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी और सबसे तेज आने वाला आंकड़ा होता है और इसमें तेज उतार चढ़ाव दिखता है। ये अच्छी खबर थी आज अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर से बजट के बाद कि पीएमआई के आंकड़े हम देख रहे हैं जिसमें जनवरी में निर्यात के ऑर्डर्स के कारण, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई और परचेजिंग मैनेजर्स ने नए ऑर्डर्स उपलब्ध किए और उस वजह से पीएमआई में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमें देखना होगा कि ये रुख कितना मजबूत होकर रह सकता है, क्योंकि जो सरकार के अपने आकलन हैं, इकोनॉमिक सर्वे के जो अपने आकलन हैं, वो ये मान रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट में कोई बड़ी बढ़ोतरी, कोई बड़ी तेजी या रफ्तार में कोई बड़ी बढ़ोतरी अगले 6 महीने में आने की संभावना नहीं है। फिर भी पीएमआई के आकलन ने कम से कम बाजार के बाद बजट के बाद बाजार को एक संतोष तो दिया है कि चुनिंदा क्षेत्रों में जो निर्यात आधारित क्षेत्र हैं वहाँ इसका लाभ मिल रहा है और इसका असर में निर्यात पर कितना दिखाई देगा ये हमें ट्रेड डेटा के आंकड़ों से पता चलेगा।